वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 11th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है, हम उस लेसन में परमाणु संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने मेरा ये वीडियो इससे पहले नहीं देखा है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाले हुए हैं वो सभी आप क्रम से देख लीजिए। आपका टॉपिक पूरी चीज़ तरह से कवर्ड हो जाएगा। बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ या आपको करने के लिए देता हूँ वो प्लीज़ आप ज़रूर किया करें, क्योंकि देखो अगर आप मैं चाहूँ तो इसी चैप्टर में से सिंपल 5 चीज़ें निकाल करके 10 चीज़ें निकाल करके 5-6 वीडियो में कह दूंगा ये पहला लेसन ख़त्म हो गया। मगर ये इनजस्टिस है, किसी भी लेसन को इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए जिससे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो और ना ही आप उसका भविष्य में उपयोग कर पाओ। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है कि आप चीज़ों को पूरा पढ़ना सीखिए और पूरा पढ़ने की प्रवृत्ति भी डालिए। किताबें जिनके पास हों वो किताब से एक बार जब देखेंगे तो उन्हें चीज़ें अच्छी लगेंगी, और जिनके पास अभी किताब नहीं है तो वो अभी वीडियोस को देख करके नोट्स बनाते चलिए। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा किताब आप देखेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखो ये मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बस रेगुलरिटी मत तोड़िए, अगर आप रेगुलरिटी तोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कई लोग कई तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं, खैर वो एक्सक्यूज़ उनकी पर्सनल दिक्कत है। मेरा काम है कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ। पढ़ना या नहीं पढ़ना ये आपकी नैतिक दायित्व है। पढ़ेंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, हम लोग जो पिछला वीडियो था, मैं लास्ट 2 वीडियो में से छोटा सा रिकॉल कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले वाले वीडियो मतलब इससे 2 वीडियो पहले हम लोगों ने बात करी थी तरंग की। उसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ा था। आपको बताया था कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है, तरंग का वेग कितना होता है। ये सब परिभाषाएं और छोटे सूत्र हमने जस्ट 2 वीडियो पहले आपको बताया था। उसके बाद जस्ट लास्ट वीडियो में हमने आपको उस पर न्यूमेरिकल कराए थे और आपको 3 न्यूमेरिकल कहे भी थे कि आप लोग न्यूमेरिकल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कई बच्चों ने उसमें सॉल्व किया है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया है। जो उसका फाइनल आंसर है वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद फाइनल आंसर बोर्ड पर लिख दूंगा, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम उसके अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, अगला टॉपिक वैसे तो 2 मिनट का है, क्योंकि हमें सवाल करने हैं। जो आपके एनसीईआरटी में है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 अगर हम फॉर्मूले बोर्ड पे लिख दें कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, और उस पर हम उठा करके 5 सवाल करा देंगे, तो आप सवाल तो सारे कर लोगे। बट मैं चाहता हूं कि उस सवाल करने से पहले थोड़ा सा आप उसका कंसेप्ट सीखें कि क्या चीज़ थी, हमें क्यों ऐसे सवाल करने के लिए बोला जा रहा है, उन सवालों को करने का औचित्य क्या है, कुछ सेंस भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेंस को समझने के लिए हम जिस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। देखो, आप लोगों ने नील बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था और हमने आपको क्या बोला था कि नील बोर ने परमाणु मॉडल जो बनाया था वो किस वैज्ञानिक की हेल्प ली थी। उन्होंने आपको बताया था ना, मैक्स प्लैंक की उन्होंने हेल्प ली थी। तो मैक्स प्लैंक की हेल्प ली थी, तो मैक्स प्लैंक का बेसिकली सिद्धांत क्या है, मैक्स प्लैंक की हेल्प ऐसे कैसे ले ली उन्होंने, तो वो मैक्स प्लैंक का जो सिद्धांत है यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो, ये सिद्धांत किस पर आधारित है, याद रखिएगा। मैक्स प्लैंक का जो सिद्धांत है वो कृष्णिका विकिरण पर आधारित है। कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी और विकिरण का मतलब है रेडिएशन। तो जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बेस्ड है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप ऐसा समझिए, एक काले रंग की कोई वस्तु है जो अपने ऊपर आने वाले समस्त प्रकाश को या समस्त प्रकार के विकिरण को अवशोषित कर लेती है, और फिर वही वस्तु ठंडी होने पर अपने ऊपर आपतित हुए या अपने ऊपर जो भी प्रकाश उसने गिरा था, जो उसने अवशोषित किया था, वो सारा प्रकाश क्या कर लेती है, निकाल देती है। या कहें तो सीधा आप लोगों ने देखो फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, और गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। जैसे आपको जितनी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उतनी ही जल्दी चीज़ें भूल भी जाती हैं। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे आपने देखा होगा छत, आपके घरों में सबके पास छत होगी,
गर्मियों में धूप तेज पड़ती है, कितनी तेज वो छत गर्म हो जाती है, बट जैसे ही रात होती है तो वो छत ठंडी हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है, आप इसको कॉमन चीज़ में समझिए कि दिन भर वो छत धूप अवशोषित करती है इसलिए गर्म हो जाती है, और रात में वही अवशोषित चीज़ बाहर निकलती है, और जब चीज़ बाहर निकल जाएगी तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाएगी। ये किसी एक वस्तु की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसी वस्तु है जो सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रही है, अवशोषित कर ले रही है, और रात में या ठंडी होने पर सभी प्रकार के रेडिएशंस को एमिट कर दे रही है, उत्सर्जित कर दे रही है, तो उस वस्तु को हम बोलते हैं कृष्णिका, या बोलते हैं आदर्श कृष्णिका, या आइडल ब्लैक बॉडी उसको हम लोग कहते हैं। तो ये उस ब्लैक बॉडी के ऊपर ही सिद्धांत हमारा आधारित है। वो अलग बात है कि उसी सिद्धांत को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में लागू कर देंगे। अब देखो सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा बाद में। मैक्स प्लैंक ने कृष्णिका विकिरण की घटना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फिनोमेना जो घटना होती है के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी या प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। ठीक है, बिंदु क्या है, इसको आप बहुत सिंपल सी चीज समझ लीजिए। मतलब कहने का ये है, सबसे पहली चीज, जैसे थोड़ी देर के लिए समझना, आप ऐसा समझो, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक जैसे थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझना, जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और हम आपको कहें कि लो ये 5,000 रुपये और ले लो, 7,000 रुपये और ले लो, तो आप उसको ले लोगे, बट रहेंगे तो आप कहते हैं ना, आपने नाम सुना होगा लखपति, करोड़पति। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। पैसा लोगे आप तो ले लोगे, बट आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। कैटेगरी कब चेंज होगी, जब इतना पैसा आपका दिया जाए कि 1000 से आप लखपति हो जाओ, और लखपति से आप क्या हो जाओ, करोड़पति हो जाओ। मतलब कहने का ये है कि कैटेगरी चेंज करने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट है जो अगर आपको दे दिया जाए तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मान लो पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी है, 2 जूल, दूसरी कक्षा में ऊर्जा कितनी है, 10 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहे कि उसको दूसरी कक्षा में जाना है तो उसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, 8 जूल की जरूरत है। अगर उसको 8 जूल ऊर्जा मिलेगी तब तो वो लेगा, अन्यथा कहेगा हमें नहीं चाहिए, हम 6 जूल ऊर्जा का क्या करेंगे, हम कौन सी कक्षा में जाएंगे, उससे बेहतर तो है हम पहली कक्षा में। सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक बॉडी होती है, जो कृष्णिका होती है, वो अवशोषित भी करती है प्रकाश को और उत्सर्जित भी करती है प्रकाश को, मगर सतत रूप में नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी गिर रहा है सारा अवशोषित हो गया, ऐसा नहीं है। एक डेफिनेट अमाउंट एब्जॉर्ब करेगी, फिर एक डेफिनेट अमाउंट एब्जॉर्ब करेगी, फिर एक डेफिनेट अमाउंट एब्जॉर्ब करेगी। एंड द सेम वे जब ठंडी होगी तो डेफिनेट अमाउंट बाहर निकलेगा, डेफिनेट अमाउंट बाहर निकलेगा, डेफिनेट अमाउंट बाहर निकलेगा। तो वो जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलते हैं जो निश्चित ऊर्जा है, जो एक बार में अवशोषित हो रही है, एक झटके में अवशोषित हो रही है, और वही एक झटके में जो उत्सर्जित हो रही है, वही ऊर्जा के जो बंडल होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटा। और अगर प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है तो प्रकाश के जो ऊर्जा के बंडल है उसको हम क्वांटा न कह करके बोलते हैं फोटोन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई कृष्णिका है तो वह अपने ऊपर आपतित सभी विकिरण को सतत रूप में अवशोषित नहीं करेगी, कंटिन्यूअसली अवशोषित नहीं करेगी कि सब कुछ आ रहा है, सब कुछ अवशोषित होते जा रहा है, सतत रूप में नहीं। अवशोषित सब होगा मगर पैकेट्स के रूप में होगा। एक झटके में एक पैकेट जाएगा, दूसरे झटके में दूसरा पैकेट जाएगा। तो सतत रूप में अवशोषित ना हो करके ऊर्जा के बंडल के रूप में अवशोषित होती है और बंडल के रूप में ही उत्सर्जित होती है। और ऊर्जा के इन बंडल को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। अगर प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो ऊर्जा के जो पैकेट लाइट के रिस्पेक्ट में जब हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या है, प्रकाश का एक कण है, या कहें तो प्रकाश का ऊर्जा का बंडल है। उस फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसमें द्रव्यमान है। प्रकाश कणों से मिलकर के बना जरूर है मगर वो कण द्रव्यमानहीन है, उनका द्रव्यमान नहीं होता है, और उन कणों को हम बोलते हैं फोटोन। बेसिकली ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ऊर्जा के क्या है, बंडल हैं। ये पहला पॉइंट है जो मैक्स प्लैंक ने बताया। देखो क्या चीज लिखी हुई है, उसको ध्यान से समझना। विकृत ऊर्जा, विकृत ऊर्जा मतलब रेडिएंट एनर्जी। विकृत ऊर्जा का मतलब अवशोषित भी हो सकता है और उत्सर्जित भी हो सकता है, इसको बोलते हैं विकृत। विकृत ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस रूप से उत्सर्जित या इमिटेड अथवा अवशोषित, एब्जॉर्ब नहीं होती है। मतलब जो भी हमारे पास विकिरण है वो सतत रूप में अवशोषित नहीं होगा और सतत रूप में उत्सर्जित नहीं होगा। सतत का मतलब है लगातार, कंटिन्यूअस रूप में अवशोषित नहीं होगा, कंटिन्यूअस रूप में उत्सर्जित नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है।
इसका उत्सर्जन या इमिशन अथवा अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और प्रकाश की बात अगर करें, अगर ऊर्जा प्रकाश के रूप में डाली जा रही है तो वही ऊर्जा के पैकेट्स क्या कहलाएंगे, फोटॉन्स कहलाते हैं। ये पहली बात बोली मैक्स प्लैंक ने। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो फोटोन का उत्सर्जन होता है, जैसे अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन होता है, तो फोटोन का जो उत्सर्जन होता है वो सतत नहीं होता है, ठीक है, वो भी ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है। और वही ऊर्जा के पैकेट्स सतत नहीं होगा तो पैकेट्स के रूप में होगा। तो हम कहते हैं ना, ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है वो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, वो कैसा है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब टूटा टूटा, जैसे एक लाइन हमने खींच दी सीधी तो हम कहते हैं दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन। और अगर उस लाइन में छोटे छोटे कहते हैं ना डॉटेड लाइन, तो लाइन खींची फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर लाइन खींची फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर लाइन खींची फिर थोड़ा छोड़ दिया, देन इट इज कॉल्ड डॉटेड लाइन। तो जो डॉटेड लाइन है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट लाइन, टूटी हुई लाइन। तो उसी तरह से जो एनर्जी है जो इमिटेड हो रही है वो कंटिन्यूअसली इमिटेड नहीं है, वो डिस्क्रीट लेवल पे इमिटेड है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो इसमें लिखा हुआ है कि फोटोन का उत्सर्जन सतत रूप में नहीं होता है, विविक्त या डिस्क्रीट रूप में होता है, तथा ये फोटोन प्रकाश के वेग से गतिशील होता है। चूंकि ये लाइट है, लाइट के ही तो एनर्जी के पैकेट्स को हम फोटोन कह रहे हैं, तो जो लाइट का वेग होता है वही फोटोन का वेग होता है। तो कभी कभी पूछते हैं लोग फोटोन का वेग कितना है, तो सीधे सी बात है, फोटोन बेसिकली लाइट का ही तो पार्ट है, तो जो लाइट का वेग है वही फोटोन का वेग है। अब देखो, ये दो पॉइंट्स तो हो गए कहानी वाली बात, समझ में आ गया होगा। अब जो हमें सवाल करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, उसके लिए जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो फॉर्मूले हैं ये, इसको ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले में बोला गया है कि जो हमारे पास फोटोन है, उस फोटोन की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब हमने आपको देखो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे आवृत्ति बना करके दिखाई थी और आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आवृत्ति कॉस्मिक रेज की है, फिर गामा रेज की है, फिर एक्स रेज की है, याद करो। तो आपको क्या बताया था, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो जो आवृत्ति ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो यहां पर हमें कहां से पता चला वो चीज, वो यहीं से पता चला। तो प्लैंक की थ्योरी में बताया गया है कि कोई भी जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है वो उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो क्वांटा है या फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो बताओ E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, न्यू, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपको पता है, सिखाया गया है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू। देखो यहां पर ये पहला फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे सवालों में। E बराबर क्या हो गया, एच न्यू। और ये जो H है ये बेसिकली क्या चीज है, ये लिखा हुआ है, ये H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है। और इस प्लैंक नियतांक का जो वैल्यू है वो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो न्यूमेरिकल में दिया होता है, बट बेहतर होगा आप इसको याद कर लीजिए। इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और अगर इसका मात्रक अगर हम MKS पद्धति में नहीं लेते हैं तो इसका मात्रक हम CGS पद्धति में ले सकते हैं। और ऊर्जा का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, अर्ग। तो यहां पर आपको बता दें 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁻7 अर्ग। ये इसका वैल्यू होता है, 1 जूल बराबर 10⁻+7 अर्ग ये होता है। तो अब जैसे इसमें +7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। तो ये H का वैल्यू है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो E बराबर एच न्यू हो गया। और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हम सवालों में ये भी रखेंगे और ये भी रखेंगे। ये कब रखेंगे, जब हमारी पद्धति कौन सी होगी, MKS। और ये कब रखेंगे, जब हमारी पद्धति कौन सी होगी, CGS। अब देखिए, आप लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश का वेग है या जो तरंग का जो वेग है वो क्या होता है, C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। और न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। इसके इक्वेशंस बदल दिए, इसका इक्वेशन क्या हो गया 3 और इसका इक्वेशन क्या हो गया 4। अब आप बताओ न्यू की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो एक नई इक्वेशन निकल के आएगी, E बराबर HC अपॉन लैम्डा। तो ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, ये वो पांचों फॉर्मूले हैं जिन पर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो अगर हम कहें कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का मेन फॉर्मूला क्या है, तो आपका मेन फॉर्मूला बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू, या कहने का मतलब जो फोटोन की जो एनर्जी है, जो क्वांटा की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यू। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। और उसके बाद इस न्यू की वैल्यू रख दी हमने, C बराबर न्यू लैम्डा से न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा रख दिया। तो हमारा फाइनल एक और इक्वेशन बन गया, E बराबर HC अपॉन लैम्डा।
इन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिएगा कॉपी पर और 2-4 बार लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो फॉर्मूले हैं जिन पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पूरी थ्योरी को हम बोलते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। आइए इसके 1 सवाल या 2 सवाल करके देखते हैं, जिससे आपको ये थ्योरी अच्छे तरह से और क्लियर हो जाए। देखिए, ये है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल। मैंने फिर बताया बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी की बुक में है, सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएं, ठीक है। फिर भी कुछ एक न्यूमेरिकल जो बच जाते हैं वो मैं साइड से लिख दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। देखो, हमारा क्वेश्चन है कि एक फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, उसको ज्ञात करना है। देखो ध्यान से समझना, इसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपसे बोला गया है एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य को हम बोलते हैं ना, किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ? तरंग दैर्घ्य को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया था? लैम्डा से। मतलब आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसकी ऊर्जा, अब देखो आपको ऊर्जा दी हुई है, ऊर्जा का मतलब है ई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अब आप कहोगे हमने तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल पढ़ा है, हमने ऊर्जा का मात्रक तो कैलोरी पढ़ा है, हमने तो ऊर्जा का मात्रक तो अर्ग पढ़ा है, मगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं पढ़ा है। तो आप याद कर लीजिए पहले तो ऊर्जा का एक मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि हम जूल में बदलना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। आप बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो आप बोलोगे 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये जो ई है बेसिकली वो ई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो ई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर हमने गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 आवेश से गुणा कर दिया। अब इसका मात्रक स्वतः चेंज होकर के क्या हो जाएगा? जूल। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहते हैं तो हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा जूल में ऊर्जा हो गया। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है? ऊर्जा दी है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो आप बताओ आप सूत्र कौन सा लगाने वाले हो? E = hν, ये सूत्र लगाने वाले हो। भाई आपने अभी भी यही तो सूत्र पढ़ा है ले दे करके, प्लैंक का सूत्र क्या पढ़ा? E = hν। इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी? H की। H का मान आपने पढ़ा हुआ है, ये जूल है, ये MKS पद्धति है, तो हम H का मान कितना रखेंगे? 6.626 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। ये H हो गया। अब आगे प्रकाश का वेग, आपको पता है ये जो फोटोन होता है ये किस वेग से गति करता है? प्रकाश के वेग से गति करता है। तो ये जो C है, C क्या चीज है? ये फोटोन का वेग। क्या चीज है ये? फोटोन का वेग है। और फोटोन का वेग कितना है ये आपको पता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये होता है ना फोटोन का वेग। अब आप बताओ हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? E = hν, ये लगा देंगे। अब आपको कहीं न्यू तो दिया नहीं है, तो आपको पता है C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। या फिर न्यू बराबर क्या होता है? डिवाइड करोगे तो C/λ। और ये इक्वेशन नंबर 3 का मान जब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाओगे तो हमारी जो नेट इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप सीधा भी लिख सकते थे। E बराबर क्या हो जाएगा? hc/λ से। देखो इन तीनों से हमने ये सूत्र बना लिया। आप चाहते तो सीधा लिख सकते थे E = hc/λ से, ठीक है। अब आप बताओ आपको निकालना क्या है? लैम्डा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? hc/E, ठीक है, में मान रखने पर। अब आप रखो, मान रखो, ठीक है। आप बताओ लैम्डा बराबर h का मान कितना है? 6.626 × 10⁻⁴ और C कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन ये जो E है इसकी वैल्यू कितनी है? 3.2 × 10⁻⁻19। ये हमने मान रख दिए। अब देखो सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता है हम उनको सिखा रहे हैं। देखो जो संख्याएं होती हैं उनको अलग कर लो और जो पावर्स हैं, घातें हैं, उनको एक तरफ कर लो। तो देखो कितना हो जाएगा?
6.626 अपॉन इंटू 3 कर दें यहाँ पे, इंटू 3 अपॉन 3.2। देखो ये संख्या तो हमने अलग कर ली। अब ये गुणा है, गुणा में घात जुड़ जाती है तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -34 प्लस 8। तो 34 में जब 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -26। सीधा लिख दे रहे हैं हम -26। तो ये ऊपर वाली पावर कितनी हो गई -26 और नीचे में कितनी पावर है 10 टू द पावर -19। अब ये माइनस वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर +90 और +90 जब हो गई तो फिर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं तो -26 तो था और इसमें क्या हो जाएगा +19 और -26। ये जो चीज़ है इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा केवल -7। इसको आप और सॉल्व करेंगे। आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करना तो सिंपल बात है, ये तो कर सकते हो आप। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 18 7 18 19 ये हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 62 नहीं, हाँ ठीक है 62.62 इंटू 10 टू द पावर -8। ध्यान से समझना, देखो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 6 पॉइंट आएगा। अब 6 पॉइंट को हमने किस में बदल दिया, पॉइंट यहां से रखाया तो -8 हो गया, यहां से रखाया पॉइंट -9 हो गया, यहां से रखाया कितना हो जाएगा -10। ये हो जाएगा ना। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, यहां इसको हमने जब सॉल्व किया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से समझना, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बात कर रहे हैं। ये कितना आया 6.262 इंटू 10 टू द पावर -7। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसका मात्रक लिखो मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। मगर जब आप किताब देखोगे तो उसमें आंसर मीटर में नहीं दिया है, आपको एक नया मात्रक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब यहां पर आपको कितनी चाहिए 10 टू द पावर कितनी चाहिए -10 चाहिए। तो देखो अभी कितना दिख रहा है -7। तो अगर हम दशमलव को यहां सरका दें, इस जगह पे ले आए तो माइनस कितना हो जाएगा 8, एक और सरका दें तो 9 और एक और सरका दें तो 10। तो फाइनली क्या हो जाएगा 62.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -10। और इस -10 की वजह से हम क्या लिख सकते हैं 6262.0 एंगस्ट्रॉम। तो आपका ये आंसर दिया रहता है। तो मीटर में आंसर आया था, उसको हम सरका करके इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और उसकी जगह आंसर क्या लिख देंगे एंगस्ट्रॉम। तो उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई 6262 एंगस्ट्रॉम, 6262 एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर आ गया। देखो जहां आपको लग रहा हो कि हमें ये समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे करिए और देख लीजिए। सबसे आसान चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है टीचर समझाते हैं, न्यूमेरिकल समझ नहीं आ पाता है, कैलकुलेशन नहीं आ पाती है, ये कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करिए। नहीं आता है अपने सीनियर से पूछ लीजिए, आप घर में होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, उनसे पूछ लीजिए, बट सीखिए। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट सॉल्व करना इट्स नॉट माय टारगेट। हमारा टारगेट है आपको सिखाना। तो इस तरह का ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इस तरह का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसको करिएगा या मैं करके बताता हूं, थोड़ा बहुत हिंट करता हूं। देखिए, और आपको पिछले 3 क्वेश्चन के आंसर भी बता रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस में आपको हिंट दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले मेरे जो पिछला वीडियो था उस पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बता करके कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जिन्होंने बच्चों ने आंसर दिया है ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है या वो कमेंट सेक्शन को यूज करना ही नहीं जानते हैं तो वो यूज करना सीखेगा। खैर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर था कि आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको हर्ट्ज भी लिखा है कुछ बच्चों ने, दोनों सही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था आवृत्ति का मान था न्यू बराबर 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और तरंग संख्या का मान न्यू बार का मान था 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। और एक तीसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, उसमें आवृत्ति का आंसर न्यू बराबर आ रहा था
5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, और तरंग संख्या का मान आ रहा था न्यू इनवर्स बराबर 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये तीनों क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने आंसर लिख के भेजे हैं, उनके सही भी हैं, कुछ एक लोगों का मिस्टेक है तो वो सुधार लेंगे, सही कर लेंगे। फिलहाल ये फाइनल आंसर है, इसके बिहाफ पर आप अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। मैं इनको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन और हैं, प्लैंक के सिद्धांत पर ही आधारित है, देखते हैं करके। आपसे बोला गया है कि 242 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले, मतलब तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है 242 नैनोमीटर। आपको बताया था हमने नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये दिया हुआ है। आगे बोला है तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, ई निकालना है, ई निकालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो आपको पता है कि जो इसका वेग है वो कितना होगा, प्रकाश के वेग के बराबर होगा। आपको बताया भी था हमने पिछले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब सी की वैल्यू दी नहीं है मगर होती कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये होता ना। तो अब आप बताओ आपको ई निकालना है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ई बराबर HC अपॉन लैम्डा से। इस फॉर्मूले में आपको उठा करके मान रख देना है। देखो H का वैल्यू तो आपको पता है, नहीं पता है मैं लिख दे रहा हूं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। देखो जूल में रखा है हमने, क्यों रखा है, क्योंकि ये मीटर में दिया है, MKS पद्धति है, इसलिए H का मान हमें जो याद था वो हमने MKS पद्धति में रख दिया। अब आपको H भी दिया है, C भी दिया है, लैम्डा भी दिया है। H, C और लैम्डा का मान जब हम रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 242 इंटू 10⁻⁹। इसको आपको सॉल्व करना हमने बताया था कि डिजिट आप एक तरफ लिख लीजिए 6.626 इंटू 3 अपॉन 242। अगर आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं, ये 242.0 था, इसमें पॉइंट यहाँ आएगा तो पावर 8 हो जाएगी, यहाँ पॉइंट आएगा तो पावर 7 हो जाएगी। तो हम सीधा इसको लिख दे रहे हैं 2.42 इंटू 10⁻⁻7, और ऊपर कितना माइनस था 10⁻⁻34 था, और 10 कितना था 8 था। अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ई बराबर कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 3 अपॉन 2.42। अब देखो यहाँ देखो 10⁻⁻34 प्लस 8, और ये ऊपर जाएगी पावर तो कितनी हो जाएगी +7। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 3 अपॉन 2.42 इंटू 10 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा -19, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.21 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको सही कर दीजिएगा। ये 3 है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18, और 18 में 2 से डिवाइड होगा तो अप्रॉक्सीमेट 9 8 के अराउंड आ जाएगा ये। तो आंसर कितना आ जाएगा 8.21 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए मगर थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो इसमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब आपको आवृत्ति का मान दिया है, न्यू का मान दिया है, कितना दिया है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। आवृत्ति के ऊर्जा निकालनी है, और ऊर्जा किसकी निकालनी है, एक फोटोन की नहीं निकालनी है, 1 मोल की ऊर्जा निकालनी है। तो आपको एनर्जी पता है, एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी भी किसकी निकालनी है 1 मोल की। तो बताओ 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं। आप लोगों ने 10th लेवल में सीखा होगा कि 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं, या 1 मोल में कितने अणु होते हैं, या 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीखे हैं ना। तो 1 मोल बराबर किसके होता है 6.023
इंटू 10 टू द पावर 23। ये एवोगैड्रो संख्या है, याद करिए, ये 1 मोल की वैल्यू होती है। मतलब ये किसकी ऊर्जा थी? ये 1 फोटोन की एनर्जी थी। अब हमसे 1 फोटोन की एनर्जी नहीं पूछी है, हमसे किसकी एनर्जी पूछी है? 1 मोल। मतलब 1 मोल में कितने फोटोन है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसकी एनर्जी निकालनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? देखो एच न्यू तो ये है होता है, ई बराबर एच न्यू होता है, मगर हमारे पास कितने 1 फोटोन की एनर्जी नहीं चाहिए, हमें कितने की चाहिए? 1 मोल की एनर्जी चाहिए। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एवोगैड्रो संख्या लिखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या लिखते हैं? एन। ये एन क्या चीज है? ये एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप एनर्जी निकाल ली है। अब आप बताओ E बराबर एन का मान कितना रखोगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। H का वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और न्यू की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको इसके साथ और इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो भी आंसर आया आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। अभी इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मुझे और कराने चाहिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के और एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिस पर न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के सेम क्वेश्चन है, सेम कंटेंट है। अच्छे से आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो रेगुलरिटी से देखिए, रेगुलरिटी बनाइए। अब आप बड़े हो गए हैं और अगर आप इस तरह से पढ़ना नहीं सीख पाएंगे तो आप बहुत पिछड़ जाओगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच।